नमस्कार दोस्तों। मेरी भाभी की बहन भाई भाभी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैं भी वहीं रहकर जॉब कर रहा था। हालात ऐसे बने कि मुझे भाभी की बहन से प्यार हो गया। मेरा नाम अंशु है। मैं 24 साल का हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। मेरे परिवार में 2 भाई 1 बहन और माता पिता हैं। मेरी छोड़ सबकी शादी हो गई है। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे माता पिता मुंबई में रहते हैं। मैं जयपुर में अपने मंझले भाई भाभी के साथ रहता हूँ। मैंने और मंझले भाई ने, जिसका नाम सुमीत है, शहर में अभी नया एक 2 BH के मकान बनाया है। अमित की शादी को 1 साल हो चुका है। उसकी शादी गांव में हुई है, लेकिन भाभी पढ़ी लिखी है। वह काफी सुंदर हैं, शर्मीली हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। भाभी का नाम अलका है। हम इस घर में 6 महीने पहले ही आए हैं। यहाँ मैं, भाई, भाभी और उनकी बहन मोहिनी रहती है। मोहिनी भी अपनी बहन की तरह ही खूबसूरत है। वह यहीं से ग्रेजुएशन कर रही है। मोहिनी के रहने से भाई भाभी अपने कमरे में और मोहिनी मेरे कमरे में अलग बेड पर सोती थी। जब भाई नहीं होते तो वह अपनी दीदी के साथ सो जाती है। हम तीनों का काफी मजाक चलता रहता था और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था मोहिनी के प्रति। सब काफी घुल मिलकर रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह भाभी मेरे कमरे में आई। मैं सो रहा था। भाभी बोली, सुनो, मोहिनी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका फोन आया है, उसे ले आओ। मैंने मोहिनी से बात की। वह रोती हुई बोली कि वह स्कूटी से गिर गई है। मैं अपनी गाड़ी ले उसे लाने चला गया। उसके हाथ पैर छिल गए थे। ये घटना इतनी सुबह हुई थी कि उस समय ना कोई क्लिनिक खुला था, ना कोई मैकेनिक। मैं उसे घर ले आया और स्कूटी को पास के ही एक दुकानदार के घर खड़ा कर दिया। दरअसल वह जॉगिंग के लिए पार्क जाती है। सुबह सुबह वहीं उसका योगा क्लास भी है, तो स्कूटी से ही जाती है। फिर घर आ भाभी ने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर छिल गए थे, घुटने में चोट लगी थी। फिर भाभी उसके घुटनों की डेटॉल से सफाई करने लगी। उसे जलन होने लगी। मोहिनी रोती हुई बोली, मत लगाओ, बहुत जल रहा है। वह लगाने से मना करने लगी। काफी रोने लगी। भाभी उसे बेड पर सुलाते हुए कहा, इसका हाथ पकड़िए, देखते हैं कैसे नहीं लगाती है। मैंने सावधानी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके सर के तरफ से भाभी उसके पैरों को पकड़ उसके पैर साफ करने लगी। वह काफी चिल्ला रही थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने मेरा हाथ काट लिया। मैं मजाक करते हुए बोला, शांति से लगवा लो, चिल्लाओ नहीं, नहीं तो अब मुंह में कुछ डाल दूंगा। फिर भाभी ने उसके हाथ साफ किए और क्रीम लगा दी। फिर भाभी ने उसे एक पेन किलर खाने को दी। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया तो वह सो गई। फिर भाभी तैयार हो किसी NGO की मीटिंग अटेंड करने चली गई। भाभी जाते हुए बोली, मोहिनी को डॉक्टर के पास ले जाना और खाना खिला देना। फिर 11 बजे वह उठी तो मैंने उसे खाना दिया। उसकी उंगलियां भी पीछे की तरफ छील गई थी, तो मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। फिर मैंने गाड़ी में बिठा किसी क्लिनिक के लिए निकल पड़ा। हमारा घर आउट एरिया में है, तो वहां आसपास कोई क्लिनिक नहीं है। कुछ देर बाद हम जाम में फंस गए। बैठे बैठे हालात खराब हो गई। 2 बजाने को थे। मोहिनी रुआंसी सी आवाज में बोली, चलो घर चले जाते हैं। मैं बोला, क्या हुआ? मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं, घर चलो बस। मैं बोला, अब जाम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ दूर पर एक क्लिनिक है, वहां दिखा लेते हैं। मोहिनी, नहीं, चलो घर। मैं बोला, अरे पर हुआ क्या, बताओ तो। मोहिनी शर्माती हुई बोली, मेरे पीरियड्स हो गए और मैंने पैड भी नहीं लगाया है, स्कर्ट पर दाग लग गया होगा। मैं हंसने लगा। मोहिनी मुझे मारती हुई बोली, हंस क्यों रहे हो? मैं बोला, अगर मैं पैड ला दूं तो चलेगा? मोहिनी ने कहा, ठीक है। फिर मैं गाड़ी साइड में लगाकर सामान ले आया और उसे देते हुए कहा, पीछे जाओ और साफ कर लो। फिर मैंने उसे डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। उसके बाएं हाथ की उंगलियों में ज्यादा चोट थी, तो उस हाथ में स्लिंग टांग दिया। फिर हम दवाई ले घर आ गए। 4 बज चुके थे। भाभी घर पर नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चला। जब भाभी घर पर होती तो भाभी उसकी देखभाल करती, नहीं तो मैं तो घर पर ही रहता था, क्योंकि मैं घर से ही काम करता था। एक रात को हम दोनों सोने के लिए अपने अपने बेड पर लेट गए थे कि अचानक उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये क्या था? मोहिनी ने कहा, तुमने जो मेरी इतनी सेवा की उसका इनाम। मैं हंसते हुए बोला, इतना कम इनाम लूंगा मैं?
मोहिनी, तो और क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं तो जंगल में जाना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा, उधर जाने की सोचना भी मत, उधर सिर्फ खास लोग जाते हैं। मैं बोला, तो मैं खास नहीं हूँ? मोहिनी ने कहा, हो पर उतने भी नहीं। मैं बोला, तो उतना खास बनने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? मोहिनी बोली, शादी। मैं मजाक करते हुए, मेरी शादी तो नहीं हुई है, मेरे भाई की शादी हो चुकी है, तो क्या वह इस जंगल में गया है? मैंने कहा, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही हो? मोहिनी ने कहा, जो तुम समझो। मैं बोला, साफ साफ बोलो, तब तो मैं समझूं। मोहिनी ने कहा, सच बोलूं तो पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। मैं हंसते हुए, मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसा मजाक नहीं करो। मोहिनी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूं। कुछ देर में खामोश रहा, फिर मैं बोला, देखो, हम एक ही घर में रहते हैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, इतने घुल मिल कर हंसी खुशी रहते हैं। अगर प्यार व्यार करेंगे तो हमारा इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, फिर आपके घर वालों को लगेगा कि मैंने आपका फायदा उठाया है। मोहिनी बोली, मैं समझ गई आपको। फिर वह चुपचाप सो गई। मैं कुछ बोला तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन उसने मुझसे बात नहीं की। एक रात हम सोने गए तो मैं बोला, देखा ये लव प्यार व्यार कितना खतरनाक होता है। हम कितने खुश रहते थे पहले, अब 4 दिन से तुम मुझसे नाराज हो। मोहिनी कुछ देर चुप रहने के बाद, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। शादी करोगे ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, कसम खाता हूं कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोलो तो अभी बात कर लूं शादी की, तुम्हारे घर वालों से? मोहिनी बोली, नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद। पहले मैं अपनी दीदी से बात कर लूं, तब तुम जीजा जी से बात कर लेना। मैंने कहा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी दीदी अब मेरे घर की मेंबर है, तो मैं अपनी भाभी से पूछ लूंगा, तुम अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। मोहिनी, ठीक है, पहले तुम पूछ लेना। अगले दिन हम उठे तो आज मैंने भाभी से बात करने की सोची, लेकिन भाई भाभी काम में बिजी थे तो बात हो नहीं पाई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन भाई काम पर चले गए, फिर भाभी भी एक ओल्ड एज होम में सेवा देने चली गई। हम दोनों अकेले थे घर में। शाम को भाई भाभी आ गईं। अगले दिन मैंने भाभी से बात करने की ठानी शादी के बारे में, लेकिन मोहिनी ने कहा, मैं ही दीदी को बता देती हूँ, वे मेरे घर पर बता देंगी। तभी मोहिनी भाभी के कमरे में गई और बोली, दीदी एक बात बतानी है। भाभी बोली, बता। मोहिनी ने कहा, मुझे अंश से प्यार है, तुम हमारी शादी की बात घर पर कर लो ना। भाभी बोली, ये सब करने आई थी यहाँ या पढ़ाई करने? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वे उसे डांटने लगी। काफी कुछ कहा सुनी हो गई दोनों में। मोहिनी काफी गुस्से वाली थी तो हो गई पैनिक। मैं दरवाजे के बाहर से उनकी सारी लड़ाई सुन रहा था। भाभी ने हमारा रिश्ता एकदम नकार दिया। मैं एकदम शॉक था भाभी का ऐसा रूप देखकर। मोहिनी को तो मैंने गुस्सा होते देखा था, पर भाभी को आज मैं पहली बार गुस्सा होते देख रहा था। भाभी, प्यार करने के लिए तुम्हें यही मिला था? दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? और उसके लिए तू मुझसे लड़ रही है, अपनी सगी बहन से, जिसने तेरे लिए क्या नहीं किया? मोहिनी बोली, क्या किया तुमने? अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब कहाँ थी तुम? कितनी सेवा की तुमने। तुम तो सुबह चली जाती थी मीटिंग अटेंड करने। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन करता था? कुछ देर और बहस चली, फिर मोहिनी रोते हुए बाहर आ गई। मैंने उस टाइम भाभी से बात करना सही नहीं समझा। सारा दिन घर में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने अपने भाई को बताने की सोची, लेकिन उसे 2 दिन बाद 15 दिन के ट्रिप पर बाहर जाना था, तो मैंने उसे टेंशन देना सही नहीं समझा। वह काम पर चला गया। दिन में मैं भाभी से बात करने गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अगले दिन जब भाई निकलने वाला था तो भाभी बोली, आप मोहिनी को घर पहुंचा दीजिए, बहुत पढ़ लिया इसने, अब नहीं पढ़ेगी। भाई बोला, क्यों, क्या हुआ? भाभी ने कहा, अब कितना पढ़ेगी? भाई बोला, अरे अभी बहुत पढ़ना है। हाँ, अगर मन नहीं लगता तो कुछ दिन कहीं घूम लेंगी, और अभी मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, आता हूँ तो बात करता हूँ। फिर भाई चला गया तो आज मैं भाभी से हिम्मत कर बात करने गया। मैं बोला, भाभी एक बात करनी थी। भाभी बोली, हाँ मुझे पता है, एक बात सुन लीजिए। मेरे परिवार की किसी भी लड़की की शादी
इस परिवार में नहीं होने दूंगी। मैं बोला, आपके परिवार की? पर मुझे लगा कि हम एक ही परिवार के हैं, और क्या गलती हो गई हमारे परिवार से जो आप ऐसा बोल रही हैं? मेरी आंखें डबडबा गई। भाभी बोली, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, अब मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं बोला, अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रही हैं और मोहिनी को जाने को क्यों बोल रहे हैं? मुझसे दिक्कत है तो मुझे बोलिए, मैं ही चला जाता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मोहिनी ने हमारी बातें सुन ली थी। मेरी आंखों में आंसू देख वह गुस्से में भाभी के कमरे में गई। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उनके बीच कहा सुनी कि हल्की आवाजें मेरे कमरे में आ रही थी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना सामान पैक करने लगा। कुछ देर बाद मोहिनी मेरे कमरे में रोते हुए आई। मुझे सामान पैक करता देख उसने मेरा सारा सामान फिर से अलमारी में रख दिया। हम दोनों को ऐसा करता भाभी ने देख लिया। भाभी गुस्से में तुम दोनों को एक ही कमरे में सोने ही नहीं देना चाहिए। मैं उनको देख बाहर चला गया। भाभी अपनी बहन का सारा सामान अपने कमरे में ले गई। शाम को मैं घर आया तो मोहिनी के चेहरे पर छांटे का निशान दिखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मन में गुस्सा पीकर रह गया। मोहिनी का सारा सामान मेरे कमरे में ही था। शायद सामान को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था, उसी में भाभी ने मारा होगा। मोहिनी मेरे कमरे में थी। रात को मैंने खाना नहीं खाया, मोहिनी ने भी नहीं खाया। भाभी मोहिनी का हाथ पकड़ उठाते हुए बोली, खाना नहीं खाना है, भूखी मरना है, जो करना है कर, लेकिन चल इस कमरे में नहीं सोना है, चल मेरे कमरे में। मोहिनी ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया, उन्हें धक्का दिया और मेरे कमरे में बंद हो गई। भाभी बोली, पता नहीं क्या मंत्र मारा है, और वे अपने कमरे में चली गई। मैं सोफे पर ही सो गया। रात को मोहिनी मेरे पास आ लेट गई और फपक कर रोने लगी। मैं बोला, रोना बंद करो भाभी, आ जाएंगी तो बवाल करेंगी। मैं बोला, लगता है कि ये हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे भाई से बात करूं क्या, या मम्मी पापा से? मोहिनी ने कहा, जब तक ये नहीं कहेगी तब तक वे भी नहीं मानेंगे। अब एक ही रास्ता है, भागकर शादी कर लो मुझसे। मैं बोला, नहीं, मैं करूंगा तो सबकी मर्जी से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर वह मेरा हाथ पकड़ कमरे में ले गई। मैं कुछ देर में सोफे पर आकर लेट गया और सो गया। मैं सुबह उठा तो मैंने भाभी से बात करनी चाहिए। फिर मैं सोचने लगा कि भाभी को दिक्कत क्या है मुझसे। मैंने भाभी से कहा, आपने मोहिनी को मारा? भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, कितना प्यार करती थी, ओल्ड एज होम अनाथ आश्रम जाकर सेवा देती हैं और खुद के घर के बच्चों को मारती हैं। ऐसा क्या हो गया हमसे जो ऐसा कर रही है? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ भाई, आपसे कितना प्यार करते हैं, आप दोनों कितना खुश रहते हैं, हमारा पूरा परिवार कितना खुश रहता था। ऐसा क्या गलती हो गई जो आपने शादी के लिए सीधा मना कर दिया? कोई कमी है मुझ में? क्या मैं कमाता नहीं, शराबी हूँ, अय्याशी करता हूँ, जुआ खेलता हूँ? बोलिए, कुछ गलत करता हूँ? भाभी ने कहा, सिर्फ ये सब होना काफी नहीं होता, जिंदगी में पति का प्यार सबसे जरूरी होता है, जो मुझे इस घर में नहीं मिलता। तो मैं अपनी बहन को इसी घर में कैसे ले आऊं, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मैं बोला, क्या बोल रही हैं? भाई इतना तो प्यार करते हैं आपसे, आपकी हर बात मानते हैं। भाभी बोली, एक औरत को इतना काफी नहीं होता, उसकी कुछ और भी जरूरत होती है। मैं बोला, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? भाभी, ये तुम अपने भाई से पूछो तो बेहतर होगा। मैं बोला, उससे तो मैं पूछूंगा ही। पहले ये बताओ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी, क्या बताती मैं तुम्हें कि तुम्हारा भाई मुझे। मैं बोला, हाँ, इसलिए तो हम परिवार कहलाते हैं। जब आप किसी को बताओगी नहीं तो हल कैसे निकलेगा? मैं बोला, तो इन सबसे मेरी शादी का क्या लेना देना? हमारी शादी आप क्यों नहीं होने देना चाहती हैं? भाभी, क्योंकि जिस घर में मैं खुश नहीं हूँ उस घर में मेरी बहन कैसे खुश रह सकती है? मैं बोला, मतलब आप कहना चाहती हैं कि आप भाई के साथ खुश नहीं हो तो मोहिनी भी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी? मतलब आपको मेरी कैपेबिलिटी पर शक है? भाभी, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं काफी नाराज होकर चला आया। मोहिनी हमारी बातें सुन रही थी। रात में मैं मोहिनी से बात कर रहा था। मोहिनी बोली, हमारी शादी होने नहीं देना चाहती,
इसलिए उलझुल बहाने बना रही है। मैं सही कह रही हूँ, मेरे भाई को मैं जानता हूँ, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, हर बात शेयर करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी तो वह मुझे जरूर बताता। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगले दिन मैंने भाभी से कहा, सीधी सी बात है, आपको शक है तो आप टेस्ट ले लीजिए। अगर मैं फेल हो गया तो आप शादी नहीं होने देना, और अगर मैं पास हो गया तो शादी के लिए हाँ बोल देना। भाभी बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये सब नहीं करूंगी और तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ऐसी बात करते हुए? मैं बोला, जब आपको शर्म नहीं आई अपने पति पर लांछन लगाते हुए तो मुझे क्यों आएगी? भाभी बोली, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, जो सच है वही बताया है। मैं बोला, मुझे नहीं पता है, मेरे भाई के बारे में आप हमारी शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए उलझुल बहाने बना रही हैं। अगर मुझ पर शक है तो आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। भाभी बोली, मैं ये सब नहीं करने वाली। मैं बोला, आप पूरा बताओ क्या प्रॉब्लम है? भाभी, पता नहीं, पर वे मुझे टाइम ही नहीं देते। कभी जब वीक में एक आध बार हाथ भी लगाते हैं तो मैं पहली बार शर्माते हुए मना करती हूँ, तो फिर वे मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं बोला, क्या आपने कभी उनको बोला या रिझाने की कोशिश की? भाभी बोली, मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं बोला, मतलब आप अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। भाभी चुप रह गई। मैं बोला, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आप में है, भाई में नहीं। भाभी नहीं, मुझ में क्या प्रॉब्लम होगी? मैं भाई से बात करता हूँ, वह कुछ नहीं बोलेगा, वह हमसे बहुत प्यार करता है। आप बोलो तो अभी उससे पूछ लूं आपके सामने? भाभी बोली, ऐसा करना भी मत, नहीं तो मैं कभी उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। मैं बोला, अरे लगता है आप उसे अभी तक जान नहीं पाई हैं। भाभी, कुछ भी मत बोलो, संस्कारी तो वे हैं, कभी मेरी इजाजत के मुझे हाथ भी नहीं लगाते। तब मैंने उन्हें बताया, सबसे पहले शर्माना छोड़ो, अपनी पति का हर बात में साथ दो। मैंने भाई को फोन मिलाया और कहा, प्रणाम भैया, अभी फ्री हो? कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ फ्री हूँ, बोलो। मैं बोला, भाभी बोल रही थी कि वे तुम्हारे साथ खुश नहीं हैं। भाई बोला, क्या बोल रहे हो, ये सब हुआ क्या है? भाई ने कहा, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उसने कुछ कहा? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। भाई ने भाभी को मना लिया। उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। अब हम चारों एक साथ रहते हैं और काफी खुश भी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दीप हरमन कौर के पति का भतीजा था। इसके बावजूद वह उससे इश्क कर बैठी। केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी मतभेदों के कारण कोयले के दाम आसमान छूने लगे थे। उन दिनों कोयला सामान्य मूल्य से दोगुने से भी अधिक दाम में बिक रहा था। उस स्थिति में सरदार उदय सिंह को कोयला खरीदना मुश्किल हो गया था। पटियाला के चौक पर उनका कोल डिपो था। उनका यह काफी पुराना व्यवसाय था, लेकिन कोयले की आसमान छूती कीमतों से उनके इस व्यवसाय को गहरा झटका लगा था। कोयले के दाम तो बढ़ ही गए थे, इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि कोयले का सौदा भी 5 से 6 गाड़ियों से कम का नहीं हो रहा था। धंधा करने वालों को धंधा करना ही था, इसलिए कोयला महंगा हो या सस्ता, कोयला तो मंगाना ही था। जिस भाव में माल आएगा उसी भाव में बिकेगा भी। कुछ अपने पास से तो कुछ ब्याज पर उधार लेकर जैसे तैसे उदय सिंह ने 6 गाड़ी कोयला मंगा लिया। संयोग देखो, उदय का माल आते ही केंद्र सरकार ने कोयला कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे तुरंत कोयले की आसमान छूती कीमतें घटकर सामान्य हो गईं। उदय सिंह का तो दीवाला निकल गया। महंगे भाव पर खरीदा गया कोयला उन्हें मिट्टी के भाव बेचना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें मोटा घाटा हुआ। इस घाटे से उन्हें गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगे। घाटा हो या मुनाफा, उदय सिंह ने जिसके पैसे लिए थे उसके पैसे तो देने ही थे। इस तरह उदय सिंह की हालत काफी खराब हो गई। मिलने जुलने वाले यार दोस्त नाते रिश्तेदार आते और सांत्वना देकर चले जाते। कोई मदद की बात न करता। उस समय उनकी इस परेशानी में उनका भतीजा दीप सिंह काम आया। उसने चाचा की मदद ही नहीं की, हर तरह से साथ दिया। बीमारी का इलाज तो कराया ही, व्यवसाय को फिर से जमाने के लिए मोटी रकम भी दी। जब तक सब ठीक नहीं हो गया, दीप दोनों समय उदय सिंह के घर आता जाता रहा। दवा आदि की ही नहीं, घर की जरूरत की अन्य चीजों का भी उसने ख्याल रखा।
इसी का नतीजा था कि उदय सिंह ने जल्दी स्वस्थ होकर अपना व्यवसाय फिर से संभाल लिया। उदय के ठीक होने के बाद भी दीप का उनके घर आने जाने का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। अब इसकी वजह चाचा की बीमारी नहीं, खूबसूरत चाची हरमन कौर थी। दरअसल जब से दीप ने चाची हरमन कौर को देखा था, तभी से उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। चाचा से शादी के समय ही वह चाची की सुंदरता पर मर मिटा था। इसमें उसका दोष भी नहीं था। हरमन थी ही इतनी खूबसूरत। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। दीप ने चाचा के साथ जो किया था वह छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए उदय सिंह उसका बहुत एहसान मानते थे। चाची हरमन भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। चाची भतीजे में पटती भी खूब थी। इसकी वजह यह थी कि भतीजा ही नहीं, चाची भी अभी जवान थी, जबकि उदय अधेड़ हो चुका था। उदय सिंह के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी कर दी तो वे अपने अपने पतियों के साथ यूएसए चली गई थीं। उदय सिंह की शादी में हरमन कौर के साथ की थी। हरमन कौर छोटी थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। जिस समय हरमन कौर की शादी उदय सिंह से हुई थी, वह मात्र 16 साल की थी, जबकि उदय सिंह उससे 20 साल बड़ा यानी 36 साल का था। समय के साथ वह 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन वह जवान हुई तो उसका पति बुढ़ापे की ओर बढ़ चला। उदय सिंह बहुत ही शांत, सरल और शरीफ आदमी था। झूठ, छल, कपट आदि से कोसों दूर रहता था। हरमन से हुए उसके दोनों बेटों के नाम थे गुरतीरथ और जसदीप। शादी और बच्चे होने से उदय सिंह की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कोयले में हुए जबरदस्त घाटे ने उदय सिंह की कमर तोड़ दी थी। संयोग से मदद के लिए भतीजा दीप आगे आ गया था। इसी मदद के बहाने दीप का चाचा के घर आना जाना हुआ तो उसे चाची से दिल लगाने का मौका मिल गया। उदय सिंह सुबह ही डिपो पर चले जाते थे। उसके बाद भतीजा दीप उनके घर पहुंच जाता था। उदय सिंह ने पत्नी से कह रखा था कि वह दीप का हर तरह से ख्याल रखे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत बड़े संकट से उबारा था। एक दिन दोपहर को दीप चाचा के घर पहुंचा तो घर में हरमन अकेली थी। उसने डोरबेल बजाई तो हरमन कौर ने दरवाजा खोला। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। हरमन बगल हटकर बोली, आओ अंदर आओ। अंदर आकर दीप सोफे पर बैठ गया। दरवाजा बंद करके हरमन कौर भी आकर उसके बगल बैठ गई। हरमन और दीप भले ही चाची भतीजे थे, लेकिन दोनों हम उम्र थे, इसलिए कभी कभार हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे। लेकिन जब से उसकी नीयत में खोट आई थी, तब से वह खामोश रहने लगा था। ऐसा ही कुछ हाल हरमन का भी था। शायद दोनों को ही इस बात का इंतजार था कि पहल कौन करे। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। जब खामोशी घुटन का रूप लेने लगी तो दीप ने कहा, मैंने तो सोचा था कि चाचा घर पर ही होंगे, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। वह तो आज शंभू बॉर्डर गए हैं, कोयले की गाड़ी आने वाली है, अब तो वह देर रात को ही आएंगे। कुछ सोचते हुए हरमन ने कहा, तुम्हें उनसे कोई बात करनी थी क्या? दीप ने जब सुना कि चाचा रात से पहले नहीं आएंगे तो उसके दिल में चाची को ले उथल पुथल मचने लगी। उसे लगा कि आज उसके मन की मुराद पूरी हो सकती है। हरमन की बात का जवाब देने के बजाय वह ख्यालों में डूब गया। तो हरमन ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया दीप। जवाब क्या दूं? आपको तो मेरे मन की बात पता ही है। दीप ने कहा। हरमन ने कहा, बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है, या तुम किससे कौन सी बात कहने आए हो? हरमन कम चालाक नहीं थी, वह दीप के मन की बात जानती थी, फिर भी उसके मुंह से उसके मन की बात कहलवाना चाहती थी। इसलिए गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, पहेलियां मत बुझाओ दीप, साफ साफ बताओ क्या बात है। बात बस इतनी सी है। दीप आगे खिसक कर हरमन का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दीप के ये शब्द सुनकर हरमन की आत्मा को अजीब सी शांति मिली। उसके मुंह से ये शब्द कहलवाने के लिए उसका दिल कब से बेचैन था। इसके बावजूद वह बनावटी नाराजगी जताते हुए बोली, अरे बदमाश, तुझे पता नहीं मैं तेरी चाची हूँ? और मैं भतीजा? दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पति का भतीजा हूँ, फिर भी तुम मुझे देखकर उसी तरह मुस्कुराती हो जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी को देखकर मुस्कुराती है। हरमन ने दीप का हाथ दबाते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो भाई, मन की बात जानते थे, फिर भी अपने मन की बात कहने में इतनी देर कर दी।
लेकिन एक बात और, तुम ये प्यार कहाँ तक निभाओगे? जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं यह प्यार निभाऊंगा, दीप बोला। हरमन ने कहा, सोच लो, हम दोनों शादीशुदा ही नहीं, दो दो बच्चों के माता पिता हैं। दीप ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो चाची। पल भर में रिश्तों की परिभाषा बदल गई। दीप सुबह 10 से 11 बजे हरमन के घर आ जाता था। क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल गए होते थे, तो उदय सिंह डिपो दोनों का मिलन निर्बाध गति से चलने लगा था। लेकिन नजर रखने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग उड़ती चिड़िया के पर से पहचान लेते हैं। सीधे सादे उदय को भले ही पत्नी और भतीजे की करतूतों का भान नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में चाची भतीजे को लेकर खूब चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, उड़ते उड़ते यह खबर यूएसए में रह रही उदय सिंह की बहनों तक पहुंच गई थी। उन्होंने पटियाला आकर हरमन और दीप को समझाया भी, लेकिन गले तक पाप के दलदल में डूबे दीप और हरमन ने किसी की नहीं सुनी। उदय सिंह की बहनों ने अपने चचेरे भाई दीप के बाप से मिलकर उसकी शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाए, लेकिन समझाने की कौन कहे। उसने कहा, तुम लोग अपनी भाभी को ही क्यों नहीं समझाती कि वह इधर उधर मुंह न मारे। उदय सिंह की बहनों ने किसी भी तरह पाप के इस खेल को बंद कराने के लिए किस किस के हाथ नहीं जोड़े, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। इतना सब करने के बावजूद उन्होंने अपने भाई को यह पता नहीं चलने दिया कि भाभी क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी की बेवफाई का पता भाई को चल गया तो वह कुछ भी कर लेगा। बहरहाल दीप सिंह और हरमन कौर का यह खेल बेरो कटोक चलता रहा। उदय सिंह सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाते तो देर रात को ही लौटते थे। इस बीच घर में क्या होता है उन्हें पता नहीं होता था। एक शाम को करीब 5 बजे उदय सिंह हरमन कौर को यह कहकर अपने स्कूटर से घर से निकले कि वह किसी पार्टी के पास जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे तो हरमन कौर को चिंता हुई। वह अपने दोनों बेटों कुछ पड़ोसियों को लेकर उदय की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन रात भर इधर उधर भटकने के बाद भी उदय सिंह का कुछ पता नहीं चला। रात 10 बजे के आसपास उदय सिंह ने फोन करके हरमन को बताया था कि वह अपने किसी दोस्त के घर बैठा है। इसके बाद न उसका कोई फोन आया था और न ही उसके बारे में कुछ पता चला था, क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। अगले दिन सुबह दीप ने फोन द्वारा हरमन को सूचना दी कि सनौली अड्डे पर चाचा की लाश पड़ी है। इसी सूचना पर हरमन दोनों बेटों और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर सनौली अड्डे पर जा पहुंची थी। किसी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हरमन पति की लाश देखकर रोने लगी थी। वह पुलिस को सूचना देने कोतवाली जा रही थी कि रात की गश्त से लौट रहे कोतवाली प्रभारी चौक पर ही मिल गए। हरमन ने जब उन्हें पति की हत्या के बारे में बताया तो वह कोतवाली जाने के बजाय घटना स्थल की ओर चल पड़े। इसके बाद थाने लौटकर उन्होंने हत्या के इस मामले को दर्ज करके स्वयं ही जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला एक व्यापारी की हत्या का था, इसीलिए व्यापारी हो हल्ला कर सकते थे। इंस्पेक्टर ने उदय सिंह के आस पड़ोस वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने चाची भतीजे के रिश्ते की बात बता दी। इंस्पेक्टर ने उदय सिंह की कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई दिए थे। उन्होंने उन कैमरों की फुटेज निकलवाने को कहा। फुटेज निकलवाकर वहीं हरमन और दीप के सामने देखा गया। फुटेज के अनुसार हत्या वाले दिन दीप हरमन के पास आया और कुछ बातें की। इसके बाद उसने अपना हथियार निकाल कर चेक किया और उसे कमर में खोंसकर चला गया। फुटेज के ये दृश्य देखकर इंस्पेक्टर पूरी कहानी समझ गए। इंस्पेक्टर ने दोनों को सामने बैठाकर सबूतों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की तो जल्दी ही दोनों ने उदय सिंह की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल 2 दिन पहले उदय सिंह ने हरमन और दीप को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। हुआ यह था कि परमजीत सिंह दवा खाना भूल गया था, इसलिए घर वापस आ गया था। संयोग से हरमन कौर घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए उदय सिंह सीधे अंदर आ गया और चाची भतीजे को उस स्थिति में देखकर हक्का बक्का रह गया। सीधा सरल उदय पत्नी और भतीजे को कुछ कहने के बजाय रोने लगा। रोते हुए ही उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए वाहेगुरु तुम लोगों के साथ ठीक नहीं करेगा। उदय सिंह बेबस था। रो धोकर चुपचाप डिपो पर चला गया। वह तो चला गया,
लेकिन उसके आंसुओं से उन पापियों की आत्मा कांप उठी। दोनों डर गए, इसलिए दोनों ने उसी समय उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। हरमन कौर और दीप सिंह को पूर्ण अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक दिन आरव अपनी दुकान पर बैठा था। उसका छोटा भाई और नौकर भी दुकान में ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त थे। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव की नजर जब स्क्रीन के डिस्प्ले पर पड़ी तो उसमें नेहा शर्मा का नाम आ रहा था। हालांकि आरव नेहा शर्मा नामक किसी युवती या महिला को नहीं जानता था, फिर भी उसने कॉल रिसीव करते हुए जवाब दिया। हेलो, आप कौन हैं? हाय मेरी जान, मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए। आपकी आवाज सुनने के लिए तो मैं न जाने कब से तरस रही थी। दूसरी ओर से आने वाला प्यार भरा नारी स्वर तो जैसे आरव के कानों में एक उत्तेजना भरी मिठास घोल गया था। आरव ने कहा, आप नेहा बोल रही हैं ना? आरव बात करने अब दुकान से दूर निकल गया था। जानू, कम से कम आपने मुझे पहचाना तो सही। दूसरी ओर से नेहा ने कहा। आरव बोला, देखिए नेहा जी, मैंने तो अपने मोबाइल के स्क्रीन डिस्प्ले में आपका नाम देखा था, इसलिए कह दिया। वैसे सच बात तो ये कि मैंने न तो आपको कभी देखा है और न ही आपसे कभी बात की है। वैसे आपकी आवाज बहुत स्वीट है, कहकर आरव मुस्कुराने लगा था। वैसे आरव शादीशुदा था। उसकी शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन आरव ने सोचा कि जब कुआं खुद ही चलकर उसके पास आ रहा है तो डुबकी लगा ही लेते हैं। उसने सोचा, यह लड़की नेहा शायद उसकी कोई अतृप्त इच्छा हो या शादीशुदा होगी और अपने मर्द से खुश नहीं रह पाती होगी। स्क्रीन में उसे नेहा के मोबाइल नंबर पर उसकी फोटो की भी एक झलक दिखी थी। जब से आरव ने उसकी फोटो देखी थी, वह तो उसका का दीवाना ही हो गया था। उधर से नेहा ने पूछा, आरव जी, मेरी तारीफ करने के बाद आपने तो चुप्पी ही साध ली है। कहाँ खो गए आप? अच्छा चलो बताओ, तुमने अभी तक शादी की है या नहीं? आरव बोला, नेहा जी, देखिए, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। शादीशुदा हूँ। आप बताएं, आप विवाहित हैं या अविवाहित? नेहा ने कहा, आरव जी, मैं भी विवाहित हूँ। शादी को 2 साल हो गए, मगर मेरे पति दुबई में नौकरी करते हैं। साल में बस 1 बार ही यहाँ आते हैं। वैसे मुझे अब आपके ऊपर विश्वास होने लगा है कि आप वही मर्द हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं व्हाट्सएप पर कॉल करती हूँ, इससे आप भी मुझे देख लेंगे और मैं भी आपका दीदार कर लूंगी। वैसे आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना? आरव ने कहा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं तो आपका दीदार करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। ये कहते हुए आरव अपनी दुकान के अंदर वाले कमरे में घुस गया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। आरव का घर उसकी दुकान से काफी दूर था। दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा भी था जिसमें वह आराम कर लिया करता था। दोनों अब व्हाट्सएप पर बातें करने लगे थे। तभी आरव ने कहा, नेहा जी, आप तो बला की खूबसूरत हैं, कहीं किसी की नजर न लगे। नेहा ने कहा, आरव जी, आप भी बहुत हैंडसम हैं। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप पर मर मिटी हूँ। सच बात यह है कि मुझे एक बार जो मर्द पसंद आ जाता है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आरव बोला, नेहा जी, मेरी एक बहुत बड़ी दुकान है, खासा पढ़ा लिखा भी हूँ, समझ ही लेता हूँ। सच में एक नजर में ही आपने मेरे दिल को भीतर तक छू लिया है। उधर से नेहा ने कहा, जैसे आप बाहर से दिखते हैं, मुझे लगता है कि भीतर से भी आप काफी जानदार होंगे। आरव बोला, आप हमें एक बार मौका देकर तो देखिए। आपकी हर हसरत को पूरी न किया तो मेरा नाम आरव नहीं। नेहा बोली, तो आप बताइए कहाँ मिल सकते हैं? किसी होटल में मिले? आरव बोला, आपने तो मेरे दिल की बात ही कह डाली। आप बताएं किस होटल में मिलना चाहेंगे आप मुझसे? नेहा ने कहा, देखो आरव, पहली बार मिल रहे हैं हम दोनों, इसलिए होटल तो कम से कम अच्छा ही होना चाहिए। मेरठ में तो कई सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, वहीं पर किसी अच्छे होटल में कमरा बुक कर मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। आरव ने कहा, इसका मतलब आप मेरठ में नहीं रहती? मैं तो सोच रहा था कि आप मेरठ की रहने वाली होंगी। वैसे यह तो बताइए, आप आखिर रहती कहाँ हैं? नेहा बोली, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है नेहा जी, जैसे ही मैं खाली रहूंगा किसी अच्छे होटल में कमरा बुक करके आपको बता दूंगा। कहते हुए आरव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वे दोनों कई दिनों तक फोन पर मीठी मीठी बातें करने लगे।
नेहा से मिलने की आरव की बेताबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन आरव ने नेहा को बता दिया कि उसने 2 दिन के लिए होटल में कमरा बुक कर दिया है। आरव अपने भाई को दोस्त की शादी में जाने को कहकर अपनी बाइक से घर से निकल गया था। उसने नेहा को फोन किया और मेरठ रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया। जब आरव नेहा के बताए गए स्थान पर पहुंचा तो नेहा वहां उसी का ही इंतजार कर रही थी। दिल्ली से आप कैसे और कब आईं? आरव ने पूछा। मैंने टैक्सी बुक की थी, बस अभी 5 मिनट पहले ही पहुंची हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची तो आपका फोन आ गया। नेहा ने आरव से हाथ मिलाते हुए कहा। आरव बोला, बैठो, मेरी बाइक पर आपको होटल ले चलता हूँ। होटल के काउंटर पर आरव ने अपनी आईडी जमा कर दी तो नेहा ने भी अपना आधार कार्ड वहां पर जमा करवा दिया। काउंटर में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने उनकी आईडी की फोटोकॉपी करने के बाद ओरिजिनल आईडी दोनों को वापस कर दी थी। उन्हें वहां पर कमरा नंबर 83 मिला था। कमरे में घुसते ही आरव ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और नेहा को गले से लगा लिया। नेहा ने कहा, अरे छोड़ो भी, इतनी जल्दी क्या है? मैं कोई भागी तो नहीं जा रही हूँ। देखो, मुझे अभी काफी थकान सी हो रही है, इसलिए पहले मैं शावर ले लेती हूँ। कहते हुए नेहा तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। नेहा बाथरूम से बाहर निकली तो उसने अपने बदन पर केवल तौलिया लपेटा हुआ था। आरव आगे बढ़ा। वह शालू के सौंदर्य पर फिदा हो चुका था। वह अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से अटखेलियां करने लगे थे। दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। काफी देर के बाद जब दोनों थककर चूर हो गए तो आरव ने नाश्ता मंगवा लिया था। इस बीच नेहा मोबाइल पर लगी थी। कुछ देर के बाद दोनों ने नाश्ता किया। आरव, चलो अब कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं, नेहा ने कहा तो आरव तैयार होकर उसके साथ चल पड़ा। होटल से बाहर निकलते ही नेहा के मोबाइल पर एक फोन आ गया। फोन में बात करने के बाद नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आरव ने कहा, क्या बात है, किसका फोन था और तुम इतनी घबराई हुई और परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने कहा। आरव, यहाँ तो गजब हो गया। यहाँ आने की बात मेरे भाई और भाभी को पता चल गई है। अब तो हम फंस गए। नेहा के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई देने लगी थी। तुम घबराओ मत, वे यहाँ पर थोड़ी आएंगे, आरव ने नेहा को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन तभी वहां पर होटल के बाहर एक स्विफ्ट गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 युवक बाहर निकले और उन्होंने जबरदस्ती आरव को गाड़ी में डाल दिया। नेहा भी उस गाड़ी में बैठ गई। वहां पर एक बाइक भी खड़ी थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही 2 युवक बाइक पर बैठ गए और स्विफ्ट गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। गाड़ी काफी देर घूमती रही। आरव के गाड़ी में बैठते ही 2 युवक बुरी तरह उसे पीटने लगे थे। अब देख साले, हम तुझे कैसे सलाखों के पीछे करते हैं, उनमें से एक युवक ने आरव के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा। आरव ने गाड़ी में चारों ओर नजर घुमाते हुए देखा तो वहां पर उसे मिलाकर कुछ 6 लोग बैठे थे। उनमें से 2 युवतियां भी थीं। युवतियों में एक तो नेहा थी और दूसरी रुबीना थी, जिसे नेहा भाभी कहकर संबोधित कर रही थी। पिटते हुए एक बार आरव ने नेहा की भाभी की तरफ असहाय नजरों से देखा, जैसे वह उससे रहम की भीख मांग रहा हो। रुबीना ने उसे देखा तो वह समझ गई थी कि आरव अब पश्चाताप कर रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो, बेचारे की जान ही ले लोगे क्या? रुबीना ने युवकों को रोकते हुए कहा। आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचा लो भाभी, ये लोग तो मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। मैं अकेला ही दोषी नहीं हूँ। मुझे नेहा जी का एक दिन फोन आया था, मैं इनकी बातों में बह गया था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रुबीना बोली, देख आरव, अगर तू बचना चाहता है तो तू हमें अभी 50 लाख रुपए दे दे, नहीं तो हम तेरे खिलाफ पुलिस में रेप का मुकदमा करवा देंगे, फिर तू सड़ता रहेगा जेल में। वे सब जब आपस में बातें कर रहे थे तो आपस से एक दूसरे को नाम से संबोधित कर रहे थे, इसलिए अब आरव उन सबके नाम भी जान चुका था। 50 लाख रुपए की बात सुनकर तो आरव एकदम से घबरा ही उठा था। वह बोला, यह तो बहुत बड़ी रकम है, यह रकम तो मैं अपनी सारी जमीन बेचकर भी नहीं दे सकता हूँ। फरहान ने कहा, देख आरव, पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, अगर तुझे ये ज्यादा लग रहे हैं तो तू ही बता कितने रुपए में फाइनल करे। आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो भाई, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। फिरोज ने कहा, देखो आरव,
मैं 10 लाख रुपए पर यह डील फाइनल कर रहा हूँ। अब तुझे ये रकम हमें देनी पड़ेगी, तभी हम तुझे आजाद कर पाएंगे। इतनी बड़ी रकम तो मैं ना दे पाऊंगा। आरव बोला, अच्छा तो फिर तू हमारी बात अपने अब्बू अम्मी अपनी बीवी से करवा, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। फिरोज ने आरव का फोन उसके हाथों में देते हुए कहा। आरव बोला, देखो भाई, मेरे घर वालों को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। देखो ना, मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है। आरव ने उन्हें अपना फोन दिखाते हुए कहा। फिरोज ने कहा, अब तुझे बदनामी दिखाई दे रही है। जब नेहा को फंसा रहा था तब तुझे शर्म नहीं आई। तेरा सिम मैंने अपने मोबाइल में डाल दिया है, अब बात कर। आरव ने पहले अपने भाई को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। उसके बाद फिरोज ने आरव को उसकी पत्नी को फोन करने को कहा। आरव ने अपनी पत्नी से बात की तो उसी बीच फिरोज ने आरव की पत्नी को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे शौहर आरव ने हमारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है, इसलिए तुरंत 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो, नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद फिरोज और उसके साथियों ने एक बार फिर आरव की जमकर पिटाई की और से फिर उसे कार से नीचे फेंक दिया। जाते जाते वे आरव को यह चेतावनी देकर चले गए कि तू ऐसे रास्ते पर आने वाला नहीं है, हम अब तेरी रिपोर्ट पुलिस में कराने जा रहे हैं। इसके बाद आकिल ने एक टेलीफोन बूथ से अपने भाई को फोन किया, क्योंकि वह उस समय चलने की स्थिति में भी नहीं था। मेरठ के थाना प्रतापपुर के एसएचओ अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी 2 युवतियां और 4 से 5 युवक उनके पास आ पहुंचे। एसएचओ को रूबीना नाम की युवती ने बताया कि मेरठ निवासी आकिल ने उसकी ननद नेहा के साथ प्रेम का झांसा देकर रेप किया है, लिहाजा आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर उसके ऊपर खड़ी कार्रवाई करें। एसएचओ ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उनकी लिखित रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। तभी वहां पर आरव भी अपने भाई व पत्नी के साथ आ पहुंचा और उसने अपनी पूरी दास्तान एसएचओ को बता दी। आरव बहुत बुरी स्थिति में था, वह अपने बयान भी बड़ी मुश्किल से दे पा रहा था। उसके बयान देते ही 5 युवक और अपने आप को पीड़ित नेहा की भाभी बताने वाली रूबीना एक एक करके वहां से खिसक गए। अब तक ये मामला एसएचओ की समझ में आ चुका था कि यह रिपोर्ट फर्जी है और ये हनी ट्रैप का मामला है। अब थाने से नेहा शर्मा भी धीरे से खिसकने लगी तो पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उससे विस्तृत पूछताछ करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने इस घटना की सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारियों दे दी और एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दिल्ली की रहने वाली 2 मुस्लिम युवतियों के साथ हनी ट्रैप के जरिए रंगदारी मांगने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। रिहाना और रुबीना फोन से नए लोगों से बात कर दोस्ती करती और संबंध बनाने के लिए किसी होटल में बुलाती थी। फिर होती थी शिकार करने की कहानी शुरू। ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से पुरुषों को अपने मोहजाल में फंसाती थीं। कई बार जब दूसरी ओर से उनसे कोई यह प्रश्न करता था कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, तब रिहाना और रूबीना गलत नंबर मिल जाने की बात कर देती थीं। अधिकतर कॉल्स में तो शिकार खुद ही फंस जाता था। उसके बाद खुद लोगों का फोन उनके पास आ जाता था, वे खुद ही दोस्ती करने की बात करने लगते थे। इसके बाद रिहाना और रूबीना लोगों के होटल में बुलाती थीं। कई बार मोबाइल से ही वीडियो बना लेती थी, फिर उस व्यक्ति को पकड़कर उसे ब्लैकमेल करते थे और फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। दोस्तों, आज के समय में हनी ट्रैप की घटना काफी बढ़ चुकी है। आज हमारे समाज में काफी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे कमाने के चक्र में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी घटना होने पर पुलिस को सूचित करें और किसी को भी पैसे ना दें। दोस्तों, ये सभी नाम बदले हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।